डीएलएड के द्वितीय वर्ष के समस्त अभ्यर्थियों का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अगर इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो आपके तीसरा पेपर होता है आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, उसकी दूसरी यूनिट के आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप और उनकी समीक्षा। तो आधुनिक विद्यालयों में आपके विश्व के सभी प्रकार के विद्यालय आएंगे, विद्यालयों का स्वरूप और उनकी समीक्षा की जाएगी। तो देखिएगा आपके इसमें क्या क्या पॉइंट शामिल है। आधुनिक विद्यालयों का विकास, यानी इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा का विकास, जर्मनी में, अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा का विकास और उनका तुलनात्मक विवेचना। फिर सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थाओं की समालोचना के संदर्भ में विद्वानों के कुछ विचार। सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थाओं की समालोचना में पाउलो फ्रेरे हैं, जॉन हॉल्ट है, अध्यापक के नाम पत्र, बारबियाना स्कूल के बच्चे, ये एक पुस्तक का नाम है। इवान इलिच हैं सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थाओं की समालोचना करने वाले विद्वानों में से एक। तो इस यूनिट को करते हैं स्टार्ट, जिसमें पहले आपको कुछ हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हैं कि आधुनिक विद्यालयी शिक्षा के वर्तमान स्वरूप ने किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा आकार ग्रहण किया है। तो औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य और लोकतंत्र हो जाएगा इसमें कि आधुनिक विद्यालय की जो शिक्षा है उसके वर्तमान स्वरूप में किन किन प्रक्रियाओं का योगदान रहा है। तो औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य और लोकतंत्र का योगदान है। फिर इंग्लैंड के शैक्षिक इतिहास में मील का पत्थर साबित क्या हुआ है। तो जो इंग्लैंड का शैक्षिक इतिहास है उसमें इंग्लैंड में वहाँ पर एक एजुकेशन एक्ट आया 1870 में, वो वहाँ की शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। फिर रविवार विद्यालय की स्थापना किसने की। तो रॉबर्ट्स राइक्स ने 1781 ईस्वी में रविवार विद्यालयों की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था बच्चों को धार्मिक बनाना। चर्चशालाओं की स्थापना कब हुई। तो चर्चशालाओं की स्थापना 1811 ईस्वी में हुई। फिर आदिवासी अमेरिकनों के लिए बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत कब करी गई। तो ये रिचर्ड हेनरी प्राट के द्वारा आदिवासी अमेरिकनों के लिए बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत करी गई। नेक्स्ट एक बुक आती है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। ये पुस्तक लिखी गई पाउलो फ्रेरे द्वारा। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक लिखी गई पाउलो फ्रेरे द्वारा। पाउलो फ्रेरे समस्या निदानात्मक शिक्षा हेतु संवाद विधि को प्रभावी मानते हैं। वहीं नेक्स्ट आपके इसमें है बैंकीय। पाउलो फ्रेरे का ये कथन है कि बैंकीय शिक्षा पद्धति छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को न्यूनतम कर देती है या खत्म कर देती है। तो यहाँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। बैंकीय शिक्षा पद्धति छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को न्यूनतम कर देती है या खत्म कर देती है। डी स्कूलिंग की अवधारणा इवान इलिच की है। भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को अनुत्तीर्ण न करने की जो नीति अपनाई गई है, उस नीति के आधार में एक पुस्तक रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है उस पुस्तक की। वो पुस्तक का नाम है अध्यापक के नाम पत्र, बारबियाना स्कूल के बच्चे। नेक्स्ट आपके यहाँ पर कुछ प्रिंटेड क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को तय करने में किन प्रक्रियाओं का योगदान रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को तय करने में कहीं पर राष्ट्रवाद, तो कहीं पर लोकतंत्र और कहीं पर औद्योगिकरण का प्रभाव अधिक रहा। आधुनिक स्कूली शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आधुनिक स्कूली शिक्षा की विशेषता इस प्रकार है कि ये सभी के लिए उपलब्ध है और इसमें बड़े पैमाने पर एकरूपता थी और ये सभी के लिए उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में शिक्षा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पूंजी कैसे बन गई। तो आधुनिक युग में शिक्षा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पूंजी बन गई है क्योंकि इसकी मदद से कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति बदल सकता है। साथ में शिक्षा उसकी सोच, कल्पना और व्यवहारों को भी नियंत्रित करती है। इस तरह शिक्षा सामाजिक गतिशीलता और बदलाव के नियंत्रित करने के लिए एक साधन बन गया है। तो हम कह सकते हैं आधुनिक युग में शिक्षा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पूंजी बन गई है। इंग्लैंड में स्कूल के कौन कौन से प्रकार प्रचलन में थे। तो इंग्लैंड में स्कूल के 3 प्रकार प्रचलन में थे। निजी शालाएं यानी सामंती अभिजात्य वर्ग के लिए निजी प्राइवेट शालाएं थी। ग्रामर शालाएं यानी मध्यम वर्ग के लिए ग्रामर शालाएं थी। रविवार और चर्च स्कूल ये मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए रविवार या चर्च शालाएं थी। ग्रामर शालाएं मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए थी। निजी शालाएं सामंती अभिजात्य वर्ग के लिए थी।
ग्रामर विद्यालयों में किसका अध्ययन करवाया जाता था? तो ग्रामर विद्यालय मध्यम परिवार के बच्चों के लिए था। तो ग्रामर विद्यालयों में ग्रीक व लैटिन भाषा और इसके साहित्य का अध्ययन करवाया जाता। ग्रामर विद्यालय में किसकी पद्धति से पढ़ाई होती थी? तो ग्रामर विद्यालयों में पढ़ाई रटंत पद्धति से होती थी। इसमें बोलकर पढ़ने और याद किए हुए को दोहराने पर विशेष बल दिया जाता है। ग्रामर शालाओं की विशेषता पूछी जाए तो ग्रामर शालाओं की विशेषता इस प्रकार है। ग्रीक व लैटिन भाषा एवं इससे संबंधित साहित्य का अध्ययन ग्रामर शालाओं में आ जाता है। रटंत पद्धति पर बल दिया गया ग्रामर शालाओं में। लैटिन व ग्रीक का व्याकरण सिखाने पर जोर। मध्यम वर्ग खासकर व्यवसायी और प्रबंधक वर्ग के लिए विकसित की गई स्कूलों में ग्रामर शालाएं हैं। अभिजातीय लोगों की स्थायी निधि द्वारा स्थापित करी गई ग्रामर शालाएं। इंग्लैंड में कौन कौन से विद्यालय शालाएं सार्वजनिक शिक्षा का आधार बनी? तो जो इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा का आधार बनी वो शालाएं या वो विद्यालय तो वो हैं रविवार की शालाएं, यानी जो आपके मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए हैं रविवार शालाएं सार्वजनिक शिक्षा का आधार बनी। फिर ग्रामर विद्यालय का संचालन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ग्रामर विद्यालयों का संचालन मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता था। ग्रामर स्कूलों में कौन लोग प्रवेश लेते? तो ग्रामर स्कूलों में सिर्फ वे लोग प्रवेश लेते थे जो चर्च में या उच्च राजकीय पदों पर जाना चाहते थे। जो चर्च में या उच्च राजकीय पदों पर जाना चाहते वह ग्रामर स्कूल में प्रवेश लेते। किस एक्ट को इंग्लैंड में शैक्षिक इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है? ये प्रश्न पीछे आया था। 1870 में आए एजुकेशन एक्ट को इंग्लैंड के शैक्षिक इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। मजदूर वर्ग के बच्चे ग्रामर स्कूलों में क्यों नहीं जाते होंगे? मजदूर वर्ग के बच्चे कठिन प्रवेश परीक्षा और फीस के कारण ग्रामर स्कूलों में नहीं जाते थे। ग्रामर शालाओं में मुख्यतः संघर्ष किस बात को लेकर था? तो ग्रामर शालाओं में मुख्यतः संघर्ष इस बात को लेकर था कि शिक्षा की विषय वस्तु विज्ञान और आधुनिक साहित्य हो या प्राचीन भाषा और साहित्य। राइक्स जिन्होंने रविवारीय विद्यालयों की स्थापना करी, रॉबर्ट राइक्स के कथनों में मध्यम वर्गीय सोच किस प्रकार झलकती है? तो इस प्रकार देखिएगा इसका आंसर रविवार स्कूल क्यों प्रारंभ किए उन्होंने? तो राइक्स के कथनों में मध्यम वर्गीय सोच झलकती है। ये उनके कथनों से स्पष्ट होता है क्योंकि जिस प्रकार मध्यम वर्गीय लोग मजदूर बच्चों की उदंडता, असभ्यता और हैवानियत, गाली गलौज और अपराध के प्रति आकर्षण से चिंतित थे, उसी प्रकार राइक्स भी थे। राइक्स ने ही मजदूर बच्चों को सुधार कर उन्हें सभ्य बनाने और धार्मिक शिक्षा देने के लिए रविवार स्कूल प्रारंभ किए थे। रविवार स्कूल में मजदूर बच्चों में क्या परिवर्तन आए? तो रविवार स्कूल से मजदूरों के बच्चे ज़्यादा सुशील, आज्ञाकारी और कम लड़ाकू हो गए थे, जिनसे मध्यम वर्ग के बच्चों को खतरा था। उनके लिए रॉबर्ट राइक्स ने रविवार विद्यालय स्थापित कर दिए। आज्ञाकारी, सुशील और अनुशासित बच्चे उद्योगों के लिए किस प्रकार मददगार होते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। आज्ञाकारी, सुशील और अनुशासित बच्चे उद्योगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। वे कारखानों में सही समय पर आकर मन लगाकर कार्य करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि अब कोई आला व्यक्ति उनके पास आकर उन्हें निर्देश देता है, डांटता है या पुरस्कार देना चाहता है तो वे उसे अच्छा प्रभाव डालने के लिए तत्पर रहते हैं। रविवार स्कूलों का संचालन किसके मार्गदर्शन में होता? तो रविवार स्कूलों का संचालन इंग्लैंड में राजकीय चर्च के मार्गदर्शन में होता था। राजकीय चर्च यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड ईसाई धर्म को मानने वाले एक विशेष प्रोटेस्टेंट समुदाय के चर्च थे। उनको राजकीय संरक्षण मिला हुआ था। चर्च शालाएं क्या थी? अगला प्रश्न है, इनमें क्या सिखाया जाता था? तो 1811 में राजकीय चर्च के अंतर्गत हर चर्च की यजमानी में एक शाला खोली गई जिसे चर्च शाला कहा जाता। इसमें बाइबल और सरकारी तौर पर मान्य ईसाई धर्म की बातें, पढ़ना लिखाना, गणित और सदाचार सिखाया जाता था। चर्च आधारित संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय हस्तक्षेप के पक्ष में क्यों नहीं थी? तो जो चर्च आधारित संस्थाएं थी वे राष्ट्रीय हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थी। उनका तर्क था कि शासन का हस्तक्षेप बढ़ने से राजकीय चर्च अपने विचारों का प्रचार विद्यालयों के माध्यम से करेगा। राजकीय चर्च अपने विचारों का प्रचार विद्यालयों के माध्यम से करेगा। तो उन्होंने राष्ट्रीय हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क था कि शासन का हस्तक्षेप अगर राजकीय चर्च में आ गया तो वो चर्च के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार विद्यालयों के माध्यम से कर सकेगा। ये डीएलएड 2017 में पूछा गया प्रश्न था। जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य छात्रों को कुशल कारीगर, मजदूर, उनके साथ समायोजन और
मजदूर के रूप में तैयार करना था। वहीं माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश करना और वहां से उच्च प्रबंधकीय नौकरियां पाना के अवसर सुलभ कराना, यह जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा के दो उद्देश्य थे। 2016 के डीएलएड में पूछा जा चुका है। बाजार की ज़रूरतों और राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्या रिश्ता है? तो बाजार की ज़रूरतों और राष्ट्रीय कार्यक्रम या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में क्या रिश्ता है? तो बाजार की ताकतें शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित करती है। इसके फलस्वरूप शिक्षा को लागत और लाभ की तुलना पर देखा जाने लगा। बाजार की ज़रूरतों के अनुसार जानकारी और विषयों को शिक्षा में शामिल किया जाने लगा। एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करने का दबाव बनने लगा। अगला प्रश्न है, जर्मन विश्वविद्यालय व्यवस्था के संस्थापक कौन थे? जर्मन विश्वविद्यालय व्यवस्था के संस्थापक कौन थे? या जर्मनी में आधुनिक विषयों के पिता में किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मन विश्वविद्यालय व्यवस्था के संस्थापक और अनेक आधुनिक विषयों जैसे भूगोल के पिता में विल्हेम हेम्बोल्ट को माना जाता है। महिलाओं के संबंध में जर्मन साम्राज्य में क्या मान्यता थी? तो जर्मन साम्राज्य में यह मान्यता थी कि महिलाओं को घर संभालना है, बच्चों को पालना है और पुरुषों के सहायक के रूप में काम करना है। ये जर्मन साम्राज्य के अंदर महिलाओं के प्रति ऐसी मान्यता थी। सार्वजनिक शिक्षा के विकास में हिटलर द्वारा अपनाई गई शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से अलग थी? तो दुनिया में सार्वजनिक शिक्षा के विकास में हिटलर द्वारा अपनाई गई शिक्षा व्यवस्था सबसे अलग है, क्योंकि ये नस्लीय आधार पर समाज को बांटने और घृणा फैलाने वाली व्यवस्था थी। जर्मनी में नस्लीय विचारों को सही ठहराने के लिए कौन सा नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो जर्मनी में नस्लीय विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय मैसाचुसेट्स राज्य के नेता होरेस मान और उनके सहकर्मियों को दिया जाता है। नियाग्रा अभियान क्या है? तो लोकतंत्र और समानता के पक्षधर दुबोइस और उसके जैसे अन्य लोग वाशिंगटन के शिक्षा दर्शन के विरुद्ध थे। उन्होंने 1909 में असमानता के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया, जिसे नियाग्रा अभियान कहते हैं। जर्मनी का विभाजन एवं विलय कब हुआ? तो 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद ये दो भागों में बंट गया। एक भाग सोवियत रूस के प्रभाव क्षेत्र में और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव के क्षेत्र में रहा। अंत में 1992 ईस्वी में दोनों भागों का विलय हुआ। फिर सार्वजनिक शिक्षा के मुख्य लक्षण क्या है? तो राष्ट्र के स्तर पर एकरूपता, शिक्षा का प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बांटा होना, एक स्तर के बाद विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों यानी व्यावसायिक, अकादमिक आदि में विभाजित करना। क्या ज्ञान पैसे की तरह जमा किया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, ज्ञान पैसे की तरह जमा नहीं किया जा सकता, अपितु ज्ञान आलोचनात्मक चेतना और सृजनात्मक शक्ति के विकास से प्राप्त होता है। पाउलो फ्रेरे के अनुसार बैंकीय शिक्षा पद्धति किसका हित साधन करती है? पाउलो फ्रेरे के अनुसार बैंकीय शिक्षा पद्धति उत्पीड़कों का हित साधन करती है, जो चाहते हैं कि दुनिया की असलियत लोगों के सामने न आए और न ही वे उसका रूपांतरण करने की ओर प्रवृत्त हो। जॉन हॉल्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे असफल कैसे होते हैं, बचपन से पलायन और शिक्षा की बजाय, ये जॉन हॉल्ट की कुछ प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जॉन हॉल्ट किस प्रकार का समाज निर्मित करना चाहते हैं? तो जॉन हॉल्ट का मानना है कि अगर हम किसी ऐसे समाज, ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें लोग न केवल जी पाए बल्कि खुश होकर जिए, जिसमें जीना अपने आप में उनमें अधिक जिम्मेदार, समझदार और सक्षम बनाए, तो फिर कुछ चीज़ों को हमें एकदम अलग से करना सीखना ही होगा। इस प्रकार जॉन हॉल्ट के समाज निर्मित करना चाहते हैं। गृह शिक्षा के बारे में जॉन हॉल्ट के विचार क्या है? जॉन हॉल्ट विद्यालयी शिक्षा तंत्र को समाप्त करना चाहता है। हॉल्ट ने इस संदर्भ में होम स्कूलिंग की स्थापना संकल्पना को जन्म दिया, वे प्रायोगिक रूप से प्रचलित भी किया। जॉन हॉल्ट बालक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर होम स्कूलिंग के माध्यम से करने पर बल देते हैं। उनके अनुसार संसार में बढ़ते हुए बच्चों के लिए घर सबसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य आधार रूप है। घर किसी भी अन्य स्कूल से बढ़िया स्कूल है। घर सीखने के लिए ढांचागत कृत्रिम जगह नहीं है जहाँ सीखने के अलावा कुछ होता भी नहीं। ये प्राकृतिक, जैविक, केंद्रीय, मौलिक और मानवीय संस्था है जहाँ कोई भी आदमी आसानी व ठीक से कह सकता है कि घर अन्य सभी संस्थाओं की नींव है। इवान इलीच ने स्कूल के संबंध में किस अवधारणा को व्यक्त किया?
तो इवान इलिच ने स्कूल की इस अवधारणा को व्यक्त किया कि स्कूल आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप है जिसमें शिक्षा व्यवस्था भी अन्य संस्थाओं की तरह औद्योगिक समाज का ही प्रतिफल है। अगला प्रश्न, शिक्षण की विधियों एवं अनुशासन के बारे में इवान इलिच का क्या मानना है, स्पष्ट कीजिए। तो अनुशासन के बारे में इवान इलिच का क्या मानना था, 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है। इलिच ने ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए कहा जो सहज, सरल एवं सरस हो, अर्थात सीखने की क्रिया पूर्णतः व्यवहारिक हो, जिसमें बच्चे को पूर्ण प्रतिभाग करने, अवलोकन करने, प्रश्न करने, तर्क वितर्क करने का अवसर प्राप्त हो। इलिच विद्यार्थी में स्नेह के माध्यम से अनुशासन विकसित करने के पक्षधर थे। विद्यार्थी के साथ शिक्षक का संबंध ऐसा हो कि उनमें आंतरिक अनुशासन विकसित हो। शिक्षक विद्यार्थी को गतिविधियों के पर्याप्त अवसर प्रदान करें, इससे भी अनुशासन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मजदूर बच्चों की शिक्षा के लिए कोई वैकल्पिक उद्देश्य होने चाहिए? डीएलएड 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। मजदूर बच्चों को जीवन की विपरीत परिस्थितियों एवं अभावों में जीवन जीना होता है। उनके लिए बचपन के मायने अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उन्हें जटिल परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, इसलिए उनकी शिक्षा में सामान्य उद्देश्यों के साथ साथ वैकल्पिक उद्देश्य भी होने चाहिए। इन्हें वो शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसकी सहायता से वो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सके। इनकी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो इन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम बनाए। इन्हें शिक्षा के माध्यम से कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के भी प्रयास होने चाहिए। इसकी सहायता से वे अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए पार्ट टाइम कार्य कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे। तो इसी के साथ आज का ये लेसन यहीं होता है समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें। तो हम लेते हैं विदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।